स्वागत है आपका चैनल मुन्ना दास क्लासेस में। बच्चों, आप लोगों को मैं पिछला वीडियो में यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय चैप्टर का पार्ट 1 बताया था। आज मैं आप लोगों को यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय पार्ट 2 भाग बताने वाला हूं, जहां पर सारा शेष जितने भी टॉपिक बचा हुआ था उन सारे टॉपिकों को मैं यहां बताने का प्रयास करूंगा। और मैं आशा करता हूं कि आप लोग को इस टॉपिक में बताया गया जो भी संक्षेप नोट है ये समझ में अच्छी तरह से आएगा। तो चलिए, मैं शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को कहूँगा, यदि अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलो बच्चों, मैं बताना चाहूँगा, शुरुआत करता हूँ यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय पार्ट 2। तो बच्चों, सबसे पहले आप लोगों को समझना है कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय में हमने 2 टॉपिक कवर किया था। ये तीसरा टॉपिक में आप लोगों को पढ़ना है, यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण कैसे हुआ। तो इसमें से कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको समझना जरूरी है। चलिए समझते हैं। यहाँ पर आप लोग को देखना है कि यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण, सबसे पहला पॉइंट आप लोगों को समझना है कि सामूहिक पहचान या समान संस्कृति नहीं होने के कारण कोई भी राष्ट्र राज्य यूरोप में नहीं था। जैसा कि आप लोगों को हम बताए थे कि यूरोप में जो है किसी भी प्रकार का राष्ट्रवाद का उदय होने से पहले सामूहिक पहचान या समान संस्कृति नहीं होने के कारण वहाँ पर राष्ट्र राज्य यूरोप में नहीं था। अगला पॉइंट है, वहाँ अलग अलग क्षेत्र में रहने वाले लोग अक्सर अलग अलग भाषाएं बोलते थे। और फिर वहाँ आप लोग को समझना है कि वहाँ लोग विभिन्न जाति समूह के सदस्य थे। उदाहरण के लिए आप देखेंगे कि हंगरी की आधी आबादी मैग्यार भाषा बोलते थे, जबकि आधी आबादी दूसरी विभिन्न भाषाएं बोलते थे। गैलिसिया के कुलीन वर्ग पोलिश भाषा बोलते थे। और इस प्रकार से कुलीन वर्ग और अन्य सभी समूह अलग अलग समूहों में अलग अलग भाषाएं बोलते थे। तो ये आप लोग को समझ में आ गया होगा कि यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण का शुरुआत कैसे हुआ। तो हमने बताया कि सामूहिक पहचान या समान संस्कृति नहीं होने के कारण कोई भी राष्ट्र राज्य यूरोप में नहीं थे। अलग अलग क्षेत्र में रहने वाले लोग अक्सर अलग अलग भाषाएं बोलते थे और विभिन्न जातीय समूहों के सदस्य होते थे। उदाहरण के लिए हंगरी की आधी आबादी में मैग्यार भाषा बोलते थे, जबकि आधी आबादी दूसरी विभिन्न भाषाएं बोलते थे। और गैलिसिया के कुलीन वर्ग पोलिश भाषा बोलते थे। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि यूरोप में जो है लोग एक जैसा क्षेत्र में नहीं रहते थे, सब अलग अलग क्षेत्रों में रहते थे और अलग अलग प्रकार की भाषाएं बोलते थे, अलग अलग जातीय समूह में होते थे। और इस तरह से लोग जो सो वहाँ कोई एक स्वतंत्र राष्ट्र राज्य नहीं था। चलिए, अब नेक्स्ट पॉइंट आप लोग को समझना है, एक वहाँ पे नया वर्ग का उदय होता है, जहाँ पे टॉपिक में आप लोग को पढ़ना है ये चौथा टॉपिक, कुलीन वर्ग और नया मध्यम वर्ग। चलिए समझते हैं ये कुलीन वर्ग और नया मध्यम वर्ग क्या था। तो आपको समझना है ये कुलीन वर्ग जो थे, यह वर्ग सामाजिक और राजनीतिक रूप से भूमि का मालिक होता था। यह लोग आपस में विवाहित संबंधों से जुड़ा हुआ था और बोलचाल में फ्रेंच भाषा का प्रयोग करते थे। जनसंख्या की दृष्टि से यह समूह जो था बहुत छोटा था। इसमें बहुत ज़्यादा समूह, बहुत बड़ी जनसंख्या नहीं थी। इस समूह का जो था वो बहुत छोटा था। फिर भी ये कुलीनों का कुछ विशेषाधिकार था, जो अपने विशेषाधिकार के बल पर इनकी स्थिति बहुत काफ़ी अच्छा था और अपने इस तरह का दबाव अब वहाँ पर बना करके लोगों को रखा था। चलिए अब मैं समझता हूँ यहाँ कि
इसके अलावे कुलीनों के अलावे और कौन लोग थे? तो कुलीनों के अलावे यहाँ पर किसान लोग थे। ये किसान लोग फ्रांस में सबसे अधिक जनसंख्या किसानों की थी, और यही वर्ग जो है सबसे कमजोर और वंचित वर्ग थे। इनको किसी भी तरह के सरकारी या राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं था। यह समूह सबसे ज़्यादा जनसंख्या में थे और इनकी संख्या भी काफ़ी थी। आगे आपको समझना है, एक इम्पोर्टेंट वर्ग का उदय होता है जिसको हम मध्यम वर्ग कहते हैं। यह मध्यम वर्ग कस्बों के विकास और वाणिज्यिक वर्गों के साथ ही नए सामाजिक वर्ग का उभरा। शिक्षित और उदारवादी मध्यम वर्गों के बीच ही राष्ट्रीयता के विचारों के लिए लोकप्रियता मिली। अब नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ना है, आपको पढ़ना है उदारवादी राष्ट्र के मायने क्या थे। तो चलिए समझते हैं उदारवादी राष्ट्र के मायने क्या थे। उदारवाद जो व्यक्ति है वो आज़ादी और कानून के समक्ष बराबरी के लिए खड़ा था। यह वर्ग जो है सबके लिए आज़ादी और कानून के समक्ष बराबरी का मांग करता था और बराबरी के लिए संघर्ष करता था, संघर्ष किया। इसके लिए जो है उदारवाद व्यक्ति आज़ादी और कानून के समक्ष बराबरी के लिए खड़ा था। यह वर्ग निरंकुश शासक और पादरी वर्ग के विशेषाधिकार को समाप्त करना चाहता था। उसके बाद यह वर्ग संसद के माध्यम से एक संविधान और प्रतिनिधि सरकार चाहते थे। उसके बाद आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद बाजारों की मुक्ति और चीज़ों की पूंजी के आगमन पर राज्य द्वारा लगाए गए प्रतिबंध को समाप्त करने के पक्ष में था। तो इस तरह से ये जो उदारवादी राष्ट्र के जो मायने थे, इन लोग चाहता था कि उदारवाद व्यक्ति सबको आज़ादी मिले और कानून के समक्ष सबको बराबरी का अधिकार मिले। निरंकुश शासन का और पादरी वर्ग का जो विशेषाधिकार था वो खत्म हो जाए, और यह वर्ग संसद के माध्यम से संविधान और प्रतिनिधि सरकार चाहते थे। आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद बाजारों की मुक्ति और चीज़ों और पूंजी के आगमन पर राज्य द्वारा लगाए गए सभी तरह की प्रतिबंधों को समाप्त करने के पक्ष में थे। चलिए अब देखता हूं कि एक आप लोग को जो इस टॉपिक में पढ़ना है वो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जॉल वराइन। ये आप लोग को हमेशा इसको याद रखना है, ये पूछता है एग्जाम में। तो आप लोग को समझना है कि ये जॉल वराइन क्या था। तो जॉल वराइन सीमा शुल्क संघ ने टैरिफ बाधाओं को समाप्त कर दिया और मुद्राओं की संख्या को घटाकर 2 तक कर दिया, और गतिशीलता को प्रोत्साहित करने के लिए रेल नेटवर्क को बढ़ावा दिया। जैसा कि बच्चों आप लोग को हमने बताया था कि जॉल वराइन एक सीमा शुल्क संघ था जिन्होंने टैरिफ बाधाओं को समाप्त कर दिया और मुद्राओं की संख्या, क्योंकि वहाँ पर मुद्राओं की संख्या बहुत ज़्यादा थी, जहाँ जिसको लोगों ने जो सो घटा करके 2 तक कर दिया, और इस प्रकार से गतिशीलता को प्रोत्साहित करने के लिए रेल नेटवर्क को भी बढ़ावा दिया। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए मैं आप लोग को नेक्स्ट टॉपिक बताना चाहता हूँ। 1815 के बाद एक नया रूढ़िवाद क्या था, तो इसको आपको समझना है। 1815 के बाद एक नया रूढ़िवाद क्या था? तो नेपोलियन द्वारा शुरू किए गए परिवर्तनों से यह मान लिया गया कि राज्य और समाज के स्थापित संस्थाओं को मजबूत बनाने में सक्षम है। यानी ये रूढ़िवादी लोगों ने नेपोलियन, चूँकि आप लोगों को पता है कि फ्रांस के क्रांति के बाद नेपोलियन फ्रांस में बहुत तरह की सुधार किया था, परिवर्तन किया था, और उन्होंने सभी वर्गों को समान अधिकार, बराबर का सम्मान, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा के आधार पर सभी को समान महत्व दिया था, और संवैधानिक तरीके से वहाँ पर बहुत कुछ सुधार किए थे, जिसके लिए रूढ़िवादियों को ये नेपोलियन द्वारा किए गए सुधार और नेपोलियन के द्वारा किए गए परिवर्तनों को जो है ये इन लोग बदलना चाहते थे और फिर से अपना वर्चस्व कायम करता था। इसके लिए जो इसको यहाँ पर 1815 में फिर से एक बार रूढ़िवादी लोगों का जो सो उदय होना शुरू होता है। तो चलिए समझते हैं कैसे ये उदय होता है। तो आपको समझना है कि ये 1815 की एक वियना संधि हुआ था,
और इस वियना संधि में क्या हुआ था आपको अच्छी तरह से समझना है, एग्जाम में भी पूछता है कि 1815 की वियना संधि क्या था। तो बच्चों आप लोग को याद रखना है कि 1815 का ये वियना संधि जो था ये ब्रिटेन, रूस, पर्सा और ऑस्ट्रेलिया जैसे ऑस्ट्रेलिया नहीं, इसको ऑस्ट्रिया पढ़ना है ना, जैसे यूरोपीय शक्तियां जिन्होंने मिलकर नेपोलियन को हराया था के प्रतिनिधि यूरोप के लिए एक समझौता तैयार करने के लिए वियना में मिले। इस सम्मेलन की मेजबानी ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूर मेटरनिक ने की। बच्चों जैसा कि आप लोग को हमने बताया था कि 1815 में ब्रिटेन, रूस, पर्सा और ऑस्ट्रिया, यहाँ गलती से ऑस्ट्रेलिया लिखा गया लेकिन आप लोग इसे ऑस्ट्रिया पढ़ेंगे। ये तीनों जो है ये रूढ़िवादी विचारधारा वाले लोग थे और इन लोग चाहते थे कि नेपोलियन को कैसे हराया जाए, हरा करके और वहाँ पर अपनी जो है सरकार, अपनी जो शासन है वो हम स्थापित करें। इसके लिए वहाँ ऑस्ट्रिया की जो चांसलर जो थे वो ड्यूक मेटरनिक ने जो है इसकी अध्यक्षता किया था इस सम्मेलन में। और इस सम्मेलन में क्या किया गया, नेपोलियन को जब हराया गया वाटरलू की लड़ाई में, तो वहाँ पर फिर से एक बार फ्रांस में बुर्बो राजवंश का बहाल हो गया और फ्रांसीसी सीमाओं पर कई राज्य कायम कर दिए गए ताकि भविष्य में फ्रांस विस्तार न कर सके और जर्मन परिषद को बरकरार रखा गया। इसका मुख्य उद्देश्य था नेपोलियन द्वारा बर्खास्त किए गए राजतंत्र को बहाल करना। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि ये 1815 की वियना संधि क्या था। 1815 में ये जो है रूढ़िवादियों ने जो जिसमें से ब्रिटेन, रूस, पर्सा, ऑस्ट्रिया जैसे शक्तिशाली देशों ने मिल करके नेपोलियन को वाटरलू की युद्ध में इनको हरा करके और फिर से एक बार जो सो अपनी वर्चस्व कायम किया, जिसके लिए इन्होंने वियना में एक संधि किया और इस संधि में मेजबानी जो है चांसलर ड्यूक मेटरनिक ने किया था और फिर से एक बार बुर्बो राजवंश की वहाँ पर स्थापना यानी बहाल कर दिया गया और शासन व्यवस्था फिर से एक बार इनके हाथों में आ गया। चलिए अब आगे हम लोग समझते हैं क्रांतिकारी। एक टॉपिक है क्रांतिकारी जिसको आपको समझना है। ये क्रांतिकारी लोग कौन थे, क्रांतिकारी कौन थे? तो सबसे पहले आपको समझना है बच्चों कि ये क्रांतिकारी जो है, क्रांतिकारी वह थे जो वियना संधि का विरोध किए थे, क्योंकि ये क्रांतिकारी लोग वही क्रांतिकारी लोग थे जिन्होंने उदारवादी विचारधारा के समर्थक थे और ये चाहते थे कि रूढ़िवादियों को, जिनको विशेषाधिकार मिला हुआ है, इन सभी को यहाँ से उखाड़ के फेंक दिया जाए और इनका भी इन लोगों ने विरोध किया था। वियना कांग्रेस के बाद स्थापित किए गए राजतंत्र रूपों का विरोध करना और स्वतंत्रता के लिए लड़ाई के लिए प्रतिबद्धता। तो इसमें से आपको समझना है कि सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति ये जो क्रांतिकारियों में जो था वो था जोसेपी मैत्सिनी। ये जोसेपी मैत्सिनी के बारे में आप लोग को पढ़ना जरूरी है और याद रखना भी जरूरी कि मैत्सिनी कौन था। तो बच्चों सबसे पहले आपको समझना है कि 1805 में जेनेवा में पैदा हुए थे। यह कार्बोनरी गुप्त संगठन का सदस्य था और इन्होंने मार्सेई में यंग इटली एवं बर्न में यंग यूरोप की स्थापना की, जो एक गुप्त संगठन था। उन्होंने एक गणतंत्र राष्ट्र के रूप में इटली के एकीकरण पर विश्वास किया। मेटरनिक ने उसे हमारी सामाजिक व्यवस्थाओं का खतरनाक दुश्मन बताया है। बच्चों यह लाइन जो है आप लोग याद रखेंगे, कभी कभी एक नंबर का क्वेश्चन में पूछता है कि मेटरनिक ये किसने कहा था कि हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन कौन है? तो ये मेटरनिक ने कहा था। अब आप लोग को आगे समझना है क्रांतियों की आयु। इस क्रांति की आयु में 1830 से 1848 के बीच में क्या क्या हुआ इसके बारे में आपको समझना है। तो चलिए समझते हैं। ये क्रांतियों की आयु में आपको देखना सबसे पहले पहला पॉइंट है, फ्रांस में जुलाई 1830 में बुर्बो राजाओं को उखाड़ फेंका गया और एक संवैधानिक राजतंत्र स्थापित किया गया जिसका अध्यक्ष जो है लुई फिलिप थे। एक बार फिर से यहाँ पे रूढ़िवादियों को लोगों ने हरा करके और यहाँ फिर से एक बार ये क्रांतिकारी जो व्यक्ति था इनका शासन हाथों में आ जाता है, जो 1830 से 1848 तक होता है, जिसमें वहाँ पर बुर्बो राजा को हटाया जाता है
और हटाने के बाद वहाँ की अध्यक्षता जो है लुई फिलिप ने किया था। अब आपको एक चीज़ और एक पॉइंट और समझना है कि मेटरनिक जो थे, जिन्होंने वियना संधि में अध्यक्षता की थी, उन्होंने एक बार कहा था, मेटरनिक ने एक बार यह भी टिप्पणी की थी कि फ्रांस जब जब छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। बच्चों, ये लाइन जो है आप लोग याद रखेंगे। एक नंबर क्वेश्चन में कभी कभी पूछता है कि किसने कहा था कि फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी खांसी लग जाता है, तो मेटरनिक ने कहा था। चलिए आगे देखते हैं। अब आपको देखना है कि बेल्जियम और नीदरलैंड जो था वो संयुक्त राज्यों से अलग हो गया। 15वीं शताब्दी के बाद यूनान में जो ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा था, आज़ादी के लिए संघर्ष आरंभ किया। इसके बाद कुस्तुतुनिया की संधि ने 1832 में यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दे दी। चलिए अब आगे समझते हैं बच्चों। इसमें चैप्टर में आगे एक और टॉपिक है, रोमानी कल्पना और राष्ट्रीय भावना। ये रोमानी कल्पना और राष्ट्रीय भावना क्या था? तो यह एक सांस्कृतिक आंदोलन जिसने राष्ट्रवादी भावना विशेष रूप को विकसित की, जिसमें तर्क वितर्क और ज्ञान के महिमा मंडन का आलोचना की गई और उनकी जगह भावनाओं, अंतर्दृष्टि और रहस्यवादी भावनाओं पर जोर दिया गया। जर्मन दार्शनिक योहान मोटफ्रिड ने लोकगीत, लोक कविता, लोक नृत्य के माध्यम से आम लोगों के बीच जर्मन संस्कृति को जगाने की कोशिश की। तो बच्चों, आपको समझ में आया होगा कि रोमानी कल्पना और राष्ट्रीय भावना क्या था। तो रोमानी कल्पना यह एक सांस्कृतिक आंदोलन था जिसने राष्ट्रवादी भावना विशेष रूप को विकसित की, जिसमें तर्क वितर्क और ज्ञान, यहाँ समझना, तर्क वितर्क ज्ञान के महिमामंडन की आलोचना की गई और उनकी जगह पर लोगों के लिए भावनाओं के अंतर्दृष्टि यानी उनकी भावनाओं को जागृत किया गया और रहस्यवादी भावनाओं पर जोर दिया गया। चलिए अब आपको समझना है भूख, कठिनाई और जन विद्रोह। यह भी एक टॉपिक है आपका किताब में। इसको क्या था इसको थोड़ा सा समझिए शॉर्ट में। अधिकांश देशों में उपलब्ध रोजगार की तुलना में नौकरियां ढूंढने वाले लोग अधिक थे। ग्रामीण इलाकों की अतिरिक्त आबादी शहर में जाकर भीड़भाड़ वाले गरीब बस्तियों में रहने लगे। खाद्य पदार्थों की कीमत बढ़ने या फसल खराब होने के कारण शहरों और गांवों में व्यापक गरीबी फैल गई थी। वर्ष 1848 में पेरिस के लोग सड़क पर उतर आए और लुई फिलिप को भगाने पर मजबूर किया। अतः अंत में नेशनल असेंबली ने पेरिस को एक गणराज्य घोषित किया और वर्ष 1845 में सिलिसिया में बुनकरों ने ठेकेदार के खिलाफ विद्रोह कर दिया। इसके बाद आपको पढ़ना है 1848 की उदारवादियों की क्रांति। इसमें क्या हुआ था? क्रांतियों का नेतृत्व शिक्षित मध्यम वर्ग ने किया। इन्होंने संविधानवाद की मांग की और राष्ट्रीय एकता को साथ जोड़ दिया। तो बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा कि 1848 के उदारवादी क्रांतियों ने क्या किया। क्रांति का नेतृत्व शिक्षित मध्यम वर्ग के लोगों ने किया, जो पढ़े लिखे वर्ग के लोग थे, और इन्होंने संविधानवाद की मांग किया। संविधान के आधार पर सभी लोगों को समानता, स्वतंत्रता और न्याय मिले और इस तरह से राष्ट्रीय एकता के साथ जोड़ दिया गया। चलिए एक टॉपिक और है, इसको थोड़ा समझते हैं। फ्रैंकफर्ट संसद। कभी कभी आप लोगों को शॉर्ट नोट में यह पूछता है कि ये फ्रैंकफर्ट संसद क्या था। तो चलिए इसको हम लोग आगे देखते हैं। फ्रैंकफर्ट संसद 18 मई 1848 को राजनीतिक संगठन के 831 निर्वाचित सदस्यों ने फ्रैंकफर्ट संसद की बैठक सेंट पॉल चर्च में आयोजित किया गया और जर्मन राष्ट्र के लिए एक संविधान का मसौदा तैयार किया गया। बच्चों, आपको समझना है कि 1848 में ये जो फ्रैंकफर्ट संसद जो था वो एक जगह का नाम है और यहाँ पर क्या हुआ कि ये राजनीतिक संगठनों, जितने भी राजनीतिक संगठन के थे उनमें से 831 निर्वाचित सदस्यों ने इस संसद में भाग लिया और यह संसद सेंट पॉल चर्च में आयोजित किया गया। और यहाँ पर क्या जर्मन राष्ट्र के लिए क्या किया गया, एक संविधान का मसौदा तैयार किया गया। अब जो है यह पर्सिया के राजा द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। वहीं संसद का सामाजिक आधार कमजोर हो गया।
इस संसद में, फ्रैंकफर्ट संसद में लोगों ने, जो राजनीतिक लोगों ने संवैधानिक तरीके से जो अपना एक मसौदा तैयार करना चाह रहा था, इसके लिए पर्सिया के राजा को जो सो एक ताज पहनाने के लिए इनको का मैंने दिया गया, लेकिन इन्होंने क्या किया, यह अस्वीकार कर दिया और वहीं से यह संसद का सामाजिक आधार जो था वो कमज़ोर हो गया, क्योंकि श्रमिक, मजदूर और महिला को कोई अधिकार नहीं दिया गया था। और ये भी जो राजा थे ये नहीं चाहते थे कि सभी को इस तरह की अधिकार, समान अधिकार मिले, क्योंकि यह रूढ़िवादियों के पक्षधर थे। ये नहीं चाहते थे कि इन लोगों को सामाजिक राजनीतिक अधिकार मिले, इसलिए इन्होंने अस्वीकार कर दिया था। इन्होंने निरंकुश राजतंत्र में कुछ बदलाव लाने के लिए मजबूर किया, जैसे भूदासत्व और बंधुआश्रम समाप्त कर दिया गया। हंगरी को अधिक आज़ादी और स्वायत्तता दी गई। ये जो हंगरी था, इनको आज़ादी मिल गई और अधिक स्वायत्तता दी गई। और इस प्रकार से अब को देखना है कि इस चैप्टर के में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जर्मनी और इटली का एकीकरण। जर्मनी और इटली का एकीकरण ये हमेशा एक न एक क्वेश्चन पूछता है, तो चलिए समझते हैं जर्मनी और इटली का एकीकरण क्या था। तो बच्चों, आपको समझना है कि जर्मनी का एकीकरण में क्या हुआ था। पर्सा की सेना और नौकरशाही की मदद से ऑटोमन बिस्मार्क ने राष्ट्रीय एकीकरण के लिए आंदोलन का नेतृत्व किया। उन्होंने लौह रक्त नीति अपनाई और 7 वर्षों के दौरान 7 वर्षों में 3 युद्ध हुआ और इन 3 युद्धों में पर्सा की जीत हुई और एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हो गई। एकीकरण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद जो है, पर्सा के नए राजा कैसर विलियम प्रथम को जर्मन साम्राज्य का नया राजा बनाया गया। ठीक है, तो ये था हमारा जर्मनी की एकीकरण कैसे हुआ। अब आगे हम लोग देखेंगे इटली का एकीकरण। इटली का एकीकरण में क्या हुआ, इटली जो था ये 7 राज्यों में बटा हुआ था, जिसमें केवल एक सार्दिनिया पीडमान पर एक इतालवी राजघराने का शासन था। जोसेपी मैत्सिनी जो था, ये जोसेपी मैत्सिनी के द्वारा एकीकरण कार्यक्रम का शुरुआत किया गया, लेकिन यह असफल रहा। फिर वहां के मंत्री माउंट काबूर ने जोसेपी मैत्सिनी गैरीबाल्डी की मदद से आंदोलन का नेतृत्व किया और 1861 में विक्टर एमेनुएल द्वितीय को एकीकृत इटली का नया राजा घोषित किया गया और इस प्रकार इटली का एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हो गई। अब चलिए बच्चों, एक बार फिर से यहाँ मैं देख लेता हूँ कि संक्षेप में थोड़ा सा हम लोग समझ लेता हूँ कि ये क्या था। इसको आपको यहाँ से समझना है। भूख, कठिनाई, नई रोमानी कल्पना और राष्ट्रवाद की भावना। चलिए, तो यहाँ मैं देखता हूँ कि भूख, कठिनाई और जन विद्रोह क्या था। अधिकांश देशों में उपलब्ध रोजगार की तुलना में नौकरियां ढूंढने वाले लोग अधिक थे। ग्रामीण इलाकों के अतिरिक्त आबादी शहर में जाकर भीड़भाड़ वाले गरीब बस्तियों में रहने लगे। गरीब लोग जो थे वो बस्तियों में रहने लगे। खाद्य पदार्थों की कीमत बढ़ने या फसल के खराब होने के कारण शहरों और गाँवों में व्यापक गरीबी फैल गई। वर्ष 1848 में पेरिस के लोग सड़क पर उतर आए और लुई फिलिप को भगाने पर मजबूर किया। अंततः नेशनल असेंबली ने पेरिस को एक गणराज्य घोषित कर दिया। वर्ष 1845 में सिलेसिया में बुनकरों ने ठेकेदारों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। 1848 उदारवादियों की क्रांति क्या था। क्रांतियों का नेतृत्व शिक्षित मध्यम वर्ग ने किया। इन्होंने संविधानवाद की मांग की और राष्ट्रीय एकता के साथ जोड़ दिया। फ्रैंकफर्ट संसद जो अभी हमने बताया था, ये फ्रैंकफर्ट संसद जो है वो 18 मई 1848 को एक राजनीतिक संगठनों ने 831 निर्वाचित सदस्यों ने फ्रैंकफर्ट संसद की बैठक सेंट पॉल चर्च में आयोजित किया था और यहाँ पर जर्मन राष्ट्र के एक संविधान का मसौदा तैयार किया। लेकिन
यह पर्शिया के राजा द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था और वहीं संसद का सामाजिक आधार कमजोर हो गया, क्योंकि ये राजा ये जो इन लोग चाहता था ये संविधान का मसौदा इसको ये मान या स्वीकार कर दिया, ये नहीं चाहता था कि ये इस तरह का संविधान का मसौदा तैयार हो। और इसी प्रकार से वहाँ के सामाजिक आधार जो था कमजोर, क्योंकि श्रमिक मजदूर और महिलाओं का कोई अधिकार नहीं दिया गया था। इन्होंने निरंकुश राजतंत्र में कुछ बदलाव लाने के लिए मजबूर किया, जैसे भूदासत और बंधुआ श्रम समाप्त कर दिया गया, हंगरी को अधिक आज़ादी दी गई और इस प्रकार से ये जो है आपका 1848 के क्रांतिकारी लोग ने वहाँ बदलाव चाहता था और बदलाव के बाद जो संविधान के आधार पर सबके लिए समानता के आधार पर ये यहाँ पर एक संवैधानिक कानून नियम बनाना चाहता था। अब बच्चों हमने बताया कि इटली और जर्मनी का एकीकरण कैसे हुआ, तो आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि इटली और जर्मनी का एकीकरण कैसे हुआ। पर्सा की सेना, सबसे पहले पर्सा की सेना की मदद से, नौकरशाही की मदद से ऑटोमन बिस्मार्क ने राष्ट्रीय एकीकरण के लिए आंदोलन का नेतृत्व किया था। यानी पर्सा के राजा जो ऑटोमन बिस्मार्क था, इन्होंने क्या किया, नेतृत्व किया, यानी इनका भूमिका अहम था, है ना, इनका भूमिका अहम था। ठीक है। इन्होंने लौ और रक्त नीति के माध्यम से रक्त नीति अपनाया और 7 वर्षों के दौरान 3 युद्धों में पर्सा की जीत हुई और इस प्रकार से एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हो गई और पर्सा के नए राजा कैसर विलियम प्रथम को जर्मनी का नया राजा बनाया गया। तो चलो बच्चों आप लोग समझ गए होंगे। अब इटली का एकीकरण को भी समझ लीजिए। इटली जो था वो 7 राज्यों में बटा हुआ था, जिसमें से केवल एक सार्डिनिया पीडमांड पर इतालवी राजघराने का शासन था। जोसेपी मेज़िनी एकीकरण कार्यक्रम करने के लिए उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा था, लेकिन वह सफल नहीं हो पाए थे। फिर भी ये मंत्री माउंट काबोर के साथ मिलकर के मैक्सिपी, गैरिबाल्डी और माउंट काबोर ये तीनों आंदोलन का नेतृत्व किया और इस प्रकार से 1861 में विक्टर एमेनुएल द्वितीय को एकीकृत इटली का नया राजा घोषित कर दिया गया और इस प्रकार से इटली का एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हो गई। तो आप लोग इटली और जर्मनी की एकीकरण की प्रक्रिया अच्छी तरह से पढ़ लेंगे, क्योंकि यह दोनों में से एक क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आता है। चलिए बच्चों, अब मैं ब्रिटेन की अजीबोगरीब दास्तान जो टॉपिक है इसके बारे में बताना चाहता हूँ। 1688 में संसद के माध्यम से एक राष्ट्र राज्य का निर्माण हुआ, जिसके केंद्र में इंग्लैंड था और अंग्रेजी संसद ने राजशाही ताकत को छीन ली। यूनियन अधिनियम 1707 के परिणाम स्वरूप यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हो गया और सफल क्रांति के बाद 1801 में आयरलैंड को बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर लिया गया। इस प्रकार से वहां पर एक नया ब्रितानी राष्ट्र का निर्माण किया गया और एक प्रमुख एंग्लो संस्कृति का प्रचार प्रसार किया गया। ठीक है। चलिए अब आपको समझना है राष्ट्र की दृश्य कल्पना। ये राष्ट्र की दृश्य कल्पना क्या था, तो बच्चों आपको यहाँ समझना है कि राष्ट्र का दृश्य कल्पना में राष्ट्र जो है आपका ये महिला की आकृति के रूप में चित्रित किया गया था, जिसको रूपक कहा जाता है। राष्ट्र राज्य को स्त्री के रूप में परिभाषित करने के लिए चुना गया, जो वास्तविक जीवन में किसी विशेष महिला के लिए नहीं थी, बल्कि अमूर्त विचार को ठोस रूप देने का प्रयास था। ठीक है। उसके बाद फ्रांस में मारियन और जर्मनी में जर्मेनिया को राष्ट्र रूपक माना गया। आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि फ्रांस का रूपक क्या था या फिर मारियन क्या है, तो फ्रांस का रूपक है। जर्मेनिया क्या है, तो जर्मनी का रूपक है, राष्ट्र का रूपक है। चलिए अब आपको समझना है राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद। ये राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद क्या था, तो यहाँ पर बाल्कन क्षेत्र में आधुनिक रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, ग्रीस, मर्सेडेनिया और उसके बाद जो है आपका मोटेनीग्रो शामिल थे। बाल्कन क्षेत्र जो है
भौगोलिक जातीय भिन्नता का एक क्षेत्र था जो ऑटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में था। रोमानी राष्ट्रवाद के विचारों ऑटोमन साम्राज्य के विघटन से स्थिति काफ़ी विस्फोटक हो गई थी। बाल्कन राज्य एक दूसरे से भारी ईर्ष्या करते थे। प्रत्येक राज्य ज़्यादा से ज़्यादा इलाका हथियाना चाहता था और यूरोपीय शक्तियां भी इसी क्षेत्र पर अपना नियंत्रण बढ़ाने की कोशिश कर रही थी। इसके कारण इस क्षेत्र में कई युद्ध हुए और अंततः प्रथम विश्व युद्ध हुआ। बच्चों, इस टॉपिक में आपको ये समझना है कि ये बाल्कन जो था वो आधुनिक रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, ग्रीस, मर्सेडेनिया, नीग्रो, ये बहुत सारे कंट्री इसमें शामिल थे और यह एक संघ था। बाल्कन भौगोलिक और जातीय भिन्नता का एक क्षेत्र था। यहाँ पर सभी तरह से सभी लोग जो सो एक जैसा नहीं थे, अलग अलग जातियों, अलग अलग समूहों में होते थे। यहाँ के भौगोलिक स्थिति भी एक जैसा नहीं था और यह जो है ऑटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में था। यह क्षेत्र जो था वो ऑटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में था। तो पूछा जाएगा कि बाल्कन राज्य जो था वो किसके नियंत्रण में था, तो आप लोग को जवाब देना है ऑटोमन साम्राज्य। अब यहाँ आपको समझना है कि रोमानी राष्ट्रवाद का विचार जो था वो ऑटोमन साम्राज्य के विघटन से स्थिति काफ़ी विस्फोटक हो गई। जब ऑटोमन साम्राज्य कमज़ोर होने लगा तो वहाँ स्थिति काफ़ी विस्फोटक हो गई और इस प्रकार से बाल्कन राज्य एक दूसरे से भारी ईर्ष्या करते थे और प्रत्येक राज्य ज़्यादा से ज़्यादा इलाका हथियाना चाहता था। लोग चाहता था कि ज़्यादा से ज़्यादा इलाका हमारे कब्जा में आ जाए और इस प्रकार से यूरोपीय शक्तियां भी इसी क्षेत्र पर अपना नियंत्रण बढ़ाने की कोशिश कर रही थी। यही कारण था कि प्रथम विश्व युद्ध जो है ये हुआ। तो आपको अच्छी तरह समझ गया होगा कि प्रथम विश्व युद्ध का कारण क्या बना था। तो ये बाल्कन क्षेत्र ही प्रथम विश्व युद्ध का कारण बना था। तो बच्चों, हम आशा करते हैं कि आप लोग यह वीडियो देख करके अच्छी तरह से समझ जाएंगे इस टॉपिक में यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ और इसमें पढ़ना क्या क्या था। ये तो चलिए, आज मैं यहीं तक इस चैप्टर को मैं समाप्त करता हूँ। किसी भी तरह का अगर कोई भूलवश टाइपिंग में या कहने में गलती हुआ होगा तो इसको अच्छी तरह से समझेंगे और इसमें मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं होगी, क्योंकि टाइपिंग और बोलने में गलतियाँ हो सकती है। इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। धन्यवाद।